नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 55 है और आज हमें देखना है इफेक्टिव इमोशनल एम्पैथी क्या होती है। इफेक्टिव इमोशनल एम्पैथी बेसिकली हमने जान लिया है क्या होती है, बस हमको उसके दो भाग होते हैं, उसको समझना है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इफेक्टिव एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, उनके सुख दुख को अपने दिल में महसूस करना। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना था, दो मुख्य भाग ये। तो इसके दो मुख्य भाग, एक इम्पैथिक कंसर्न बोला जाता है, दूसरा है इम्पैथिक डिस्ट्रेस। दूसरा है इम्पैथिक डिस्ट्रेस। तो सबसे पहले इम्पैथिक कंसर्न है क्या, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सहानुभूतिपूर्ण चिंता। तो एक इसका मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, जिसको नैन्सी आइजेनबर्ग और बॉटसन ने दिया था। ठीक है, तो उनके अनुसार, इन दोनों के अनुसार जो एम्पैथिक कंसर्न जो है वह भावना है जिसमें आप किसी और के दुख को देखकर खुद दुखी महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन उस इंसान की मदद करने की इच्छा भी महसूस करते हैं। ये मेन चीज़ है इसमें। ठीक है, खुद तो दुखी महसूस करते हैं, लेकिन सामने वाले की मदद करने की इच्छा भी होती है। ठीक है, तो ये होता है एम्पैथिक कंसर्न, और इस बात को रिसर्च के द्वारा साबित भी किया गया है। तो रिसर्च क्या है, बॉटसन एम्पैथी ऑल्ट्रिज्म हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, और इसमें लिखा क्या था कि जब हमें किसी की पीड़ा के प्रति सच्ची चिंता होती है तो हम स्वार्थहीन तरीके से मदद करते हैं, यानी यह एम्पैथिक कंसर्न कहलाएगा। ठीक है, इसको यही बोलेंगे। तो आसान भाषा में, जब किसी को जब किसी को दुख में देखकर आपके दिल में भी दर्द उठे, ठीक है, और आप मदद के लिए तैयार हो जाए, तो वही होता है एम्पैथिक कंसर्न। समझ में आया? इतनी ही चीज़ें थी। एक एग्जांपल है, 2023 का मामला है, इंडियन एक्सप्रेस में था। आप स्क्रीन में देखेंगे तो समझ में आएगा, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरा मेन काम है समझाना। 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है एक डीएम के बारे में, उनके मानवीय चेहरे के बारे में, कि एक आदिवासी समाज है जो भूख से तड़प 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 रहा है। ठीक है, खबरों के द्वारा उनको पता चला, तो वहाँ की डीएम ने जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू कर दी बच्चों की पीड़ा, क्योंकि बच्चों की पीड़ा महसूस की और तुरंत मदद करने की कोशिश की, यानी पहले फील किया, फिर मदद करने की इच्छा भी होगी तो मदद भी किया। ठीक है, और इसी पे महात्मा गांधी जी कहते हैं, उनका बहुत ही अच्छा कथन है इसी जैसे सिचुएशन में। वो कहते थे, द बेस्ट वे टू द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये उनका कहना था। अपने आप को बहुत ही अच्छे रास्ते पे पाना चाहते हो, या बहुत अच्छा जीवन चाहिए या रास्ता चाहिए, तो अपने आप को दूसरों की सहायता के लिए समर्पित कर दो। तो गांधी जी को भारत की गरीबी और शोषण देखकर सच्ची पीड़ा हुई थी, और उन्होंने उस पीड़ा को सेवा में बदला था। ठीक है, तो ये उन्होंने किया था। दूसरा है इम्पैथिक डिस्ट्रेस, यानी सहानुभूति से उत्पन्न तनाव। आप सहानुभूति दिखाते हैं, समानुभूति दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप तनाव में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका भी एक मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, जिसे तानिया सिंगर ने दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के दुख को इस हद तक महसूस करने लगते हैं कि स्वयं दुखी हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, तो ये एम्पैथिक डिस्ट्रेस होता है। इसे अक्सर नकारात्मक या हानिकारक माना जाता है, क्योंकि हम अब सवाल है कि क्यों ऐसा होता है। तो सवाल ये, जवाब इसका है कि क्योंकि जब हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि मदद नहीं कर पाते हैं और बल्कि खुद दुखी हो जाते हैं, यानी भावनाओं में बह जाना। जब भी ऐसा लगे कि भावनाओं में बह जाने जैसे शब्द आ रहे हैं या सिचुएशन आ रही है, तो वो एम्पैथिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन होगी। ठीक है, रिसर्च से इसको साबित भी किया गया। न्यूरोसाइंस एक अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो न्यूरोसाइंस के मुताबिक ज़्यादा डिस्ट्रेस होने पर मदद करने के बाद इंसान स्थिति से भागना चाहता है। ठीक है, न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब ज़्यादा डिस्ट्रेस होने पर आदमी मदद करने के बजाय उस स्थिति से भागने की कोशिश करता है। इसलिए नर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स में बर्नआउट एक बड़ा खतरा है माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्पैथिक डिस्ट्रेस हो जाता है। तो आसान भाषा में, जब हम किसी के दुख को देखकर इतने दुखी हो जाएं कि कुछ करने की ताकत न बचती, तो वो एम्पैथिक डिस्ट्रेस होगा। एग्जाम्पल के लिए,
2020 में द हिंदू में खबर छपती है कि कोरोना महामारी में कई नर्सें इमोशनल बर्नआउट से गुजर रही थी। वे रोज़ मौतें देखती थी और धीरे धीरे इम्पैथिक डिस्ट्रेस का शिकार हो गई। ठीक है, जहाँ वो मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में पहुँच गई। जो मीरा भाई ये इम्पैथिक डिस्ट्रेस का एग्जाम्पल था, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इम्पैथिक डिस्ट्रेस होता क्या है। तो मीरा बाई का भी एक उदाहरण है। मीरा बाई वो जो कृष्ण से जिनका लिंक है कृष्ण जी से, उन्हीं के। तो भगवान कृष्ण के वियोग में इतना दुखी हो गई थी मीरा बाई कि उनका पूरा जीवन एक विरह व्यथा बन गया था, जिसमें उन्होंने अपने दुख को गीतों के माध्यम से बाहर निकाला था। ठीक है, तो जो मीरा बाई का जीवन है वो भी एक पूरा एम्पैथिक डिस्ट्रेस वाला एग्जाम्पल बन सकता है। तो अब एम्पैथिक डिस्ट्रेस और एम्पैथिक कंसर्न में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? देखिए, कुछ पैरामीटर का अंदर है, जैसे भावना के स्तर पर। तो एम्पैथिक कंसर्न में मदद की इच्छा होती है, और एम्पैथिक डिस्ट्रेस में खुद जो है दुखी हो जाते हैं, खुद इतने भावनाओं में बह जाते हैं, दुख में। और परिणाम के स्तर पे देखते हैं तो एम्पैथिक कंसर्न में सहायता होती है, करुणा होती है, और एम्पैथिक डिस्ट्रेस में तनाव होता है, भागने वाली भावना होती है। और सकारात्मक और नकारात्मक की बात करें तो एम्पैथिक कंसर्न सकारात्मक होता है और एम्पैथिक डिस्ट्रेस नकारात्मक होता है। और उदाहरण इसमें देखेंगे तो एम्पैथिक कंसर्न में गांधी जी की सेवा भावना आएगी, और एम्पैथिक डिस्ट्रेस में महामारी में डॉक्टरों को बर्नआउट होना। ये एग्जाम्पल होगा। तो समझ में आ रहा होगा ना अंतर क्या है दोनों में, यही समझना है। और पूरे को जब हम कंक्लूड कर लेंगे ना, तब बोलेंगे कि एम्पैथिक कंसर्न समाज में सेवा और न्याय का आधार है, और जबकि एम्पैथिक डिस्ट्रेस अगर न संभाला जाए तो मानसिक थकान और अनैतिक निर्णयों की ओर ले जाता है। तो अब हमें एम्पैथिक कंसर्न या एम्पैथिक डिस्ट्रेस आपको बताने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि जो सिविल सेवक को संतुलित सहानुभूति रखनी चाहिए, ताकि वो संवेदनशील भी रहे और सक्षम निर्णय करता भी, भावनाओं में न बहे। बेसिकली यही समझाना था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि पर्सपेक्टिव टेकिंग, जो कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव टेकिंग और फैंटेसी, जो कि कॉग्निटिव एम्पैथी का पार्ट है, और जो एम्पैथिक कंसर्न और एम्पैथिक डिस्ट्रेस है अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी का पार्ट है। तो फ़र्क क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, यही समझना है। पर्सपेक्टिव टेकिंग फैंटेसी अब जानते हैं, हमने बार बार इस पर बात की है। अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी भी जानते हैं। अब हम ये तुलना करेंगे कॉग्निटिव एम्पैथी का और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी का, कुछ आधार लेंगे, उस पर तुलना करेंगे। तो कॉग्निटिव एम्पैथी का मूल आधार क्या है? तो हम बोलेंगे सोच है, कल्पना है, समझ है, ये कॉग्निटिव एम्पैथी का मूल आधार है। और अफेक्टिव एम्पैथी का बोलेंगे तो बोलेंगे भावना, इमोशंस, दिल से महसूस करना, ये सारी चीज़ें उनकी मूल आधार है। और फिर कॉग्निटिव एम्पैथी किससे जुड़ा है? ब्रेन से जुड़ा है, मस्तिष्क से जुड़ा है। और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी किससे जुड़ा है? हार्ट से, हृदय से। ठीक है, तो कॉग्निटिव एम्पैथी का मुख्य हिस्सा क्या है? पर्सपेक्टिव टेकिंग और फैंटेसी। और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी किस चीज़ का मुख्य हिस्सा है? एम्पैथिक कंसर्न, एम्पैथिक डिस्ट्रेस, इसका। तो कॉग्निटिव एम्पैथी का लक्ष्य क्या होता है? सामने वाले को बेहतरी से समझना, ये होता है इमोटिव एम्पैथी का, कॉग्निटिव एम्पैथी का लक्ष्य। और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी का लक्ष्य क्या होता है? सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना, ये उनका होता है। उदाहरण के लिए कॉग्निटिव एम्पैथी जो है, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या होता, ये वाली भावना, मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखूंगा, तो समझ में आता है। और वैसे ही अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी में इस तरीके की भावना होती है ना, उसे कितना दुख हुआ होगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी है। ठीक है, तो परिणाम क्या होगा कॉग्निटिव एम्पैथी के इस समय? अच्छी सोच होगी, न्यायपूर्ण निर्णय होगा। और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी में क्या होगा? सेवा भाव, करुणा, ये होगा। और जोखिम किस में ज़्यादा होगा? कॉग्निटिव एम्पैथी में जो है कभी भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है, रिस्क होता है ना, इसमें सारा चीज़ कॉग्निटिव यानी ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है इसमें कॉग्निटिव एम्पैथी में। और अफेक्टिव एम्पैथी में ज़रूरत से ज़्यादा भावना हो जाता है, तो एम्पैथिक डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पर्सपेक्टिव टेकिंग आप जानते हैं, बार बार इसको बोलने का कोई मतलब नहीं। फैंटेसी भी जानते हैं, एम्पैथिक कंसर्न पे बात हो चुकी है, एम्पैथिक डिस्ट्रेस पे भी बात हो चुकी है। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? कॉग्निटिव एम्पैथी और इफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी में दोनों एम्पैथी के रूप है, दोनों हमें इंसानियत और संवेदनशीलता सिखाते हैं। ठीक है,
दोनों यूपीएससी जैसे क्षेत्रों में अच्छे निर्णय, सहिष्णुता और सेवा भावना के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बैठे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बस समझना है। तो एक सिविल सेवक को जो है सोचने की समझ और भावनात्मक करुणा दोनों होना चाहिए, यानी कॉग्निटिव एम्पैथी, अफेक्टिव एम्पैथी दोनों होना चाहिए, और दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, संतुलन। अब हमें कॉग्निटिव एम्पैथी और अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी का विश्लेषण देखना है। हमने भी कुछ विश्लेषण किया, तो विश्लेषण का क्या आउटपुट निकला है वो बता रहे हैं। तो पहला आउटपुट ये है कि कॉग्निटिव एम्पैथी का विश्लेषण किया, तो उसका पहला आउटपुट ये है कि समस्याओं को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, कॉग्निटिव एम्पैथी के जरिए हम किसी के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग सुना ही होगा, तो समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक न्यायपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, बायस और प्रिजुडाइज को रोका जा सकता है, बायसनेस और प्रिजुडाइज को रोका जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेहतर होता है। ठीक है, जैसे एक कलेक्टर अगर किसी आदिवासी समुदाय की स्थिति को उनके नज़रिए से देखेगी या देखेगा, तो सिर्फ कानून लागू करने वाला अधिकारी नहीं रहेगा, बल्कि एक संवेदनशील परिवर्तनकारी नेतृत्व करेगा। ठीक है, दूसरा एनालिटिकल पार्ट क्या निकलेगा इसमें से, कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होगी। जैसे कॉग्निटिव एम्पैथी हमें नीति बनाने में ग्राउंड रियलिटी का बौद्धिक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता देता है। जैसे द हिंदू में 2023 में दिल्ली एयर पोल्यूशन पर एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि सिर्फ तकनीक समाधान नहीं है, बल्कि लोगों की सोच, व्यवहार और परिस्थिति को समझकर ही नीति टिकाऊ बनाई जा सकती है। ये ऐसे द हिंदू में रिपोर्ट छपी थी, मैं उसका समराइज फॉर्म दिया है इसमें, सारे एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा हमने एनालिटिकल पार्ट इसमें है, तीसरा लॉजिक और ह्यूमैनिटी अगर साथ में हो तो स्मार्ट गवर्नेंस बनती है। तो कॉग्निटिव एम्पैथी से एक सिविल सेवक भावनात्मक बहाव में बहे बिना सही निर्णय ले सकता है। एक तरह से विवेकशील सहानुभूति होगी, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब अफेक्टिव इमोटिव एम्पैथी का विश्लेषण पक्ष, ये एनालिटिकल पार्ट। पहला एनालिसिस क्या किया है इसमें, ये है कि पब्लिक सर्विस मोटिवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अफेक्टिव एम्पैथी व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा को दिल से महसूस करने के लिए प्रेरित करती है, ये आप जानते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो स्वार्थ यानी निजी लाभ से परे जाकर सेवा करता है, समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहता है। ठीक है, जैसे आईएएस जो है, एक मणिपुर के एक आईएएस है, उनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग पैन। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग पैन मणिपुर के हैं। तो मणिपुर के एक दूर दराज गाँव में सड़क बनवाने के लिए अपनी सैलरी खर्च कर दी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लोगों की तकलीफ को दिल से महसूस किया था। ठीक है, तो अपनी सैलरी से भी पैसा खर्च करना, जितना इकट्ठा किया उतना खर्च किया उनको। दूसरा एनालिटिकल पार्ट क्या है, मोरल सेंसिटिविटी विकसित होती है आप में, यानी नैतिक संवेदनशीलता। अफेक्टिव एम्पैथी एक नेता या अफसर को सिर्फ कानून नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित भी कर देता है। जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दूसरों के दुख को अपनी आत्मा में महसूस करने का परिणाम भी था। ठीक है, तीसरा खतरा होता है, इसमें खतरा होता है तीसरा, कि ओवरलोड बर्नआउट का खतरा बन जाता है। अगर इफेक्टिव एम्पैथी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी एम्पैथिक डिस्ट्रेस हो जाए, तो डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेने वाला है, असहाय, भावनात्मक रूप से थका हुआ और कभी कभी गलत निर्णय लेने वाला बन सकता है। द लैंसेट एक वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे जनरल में बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती रहती है, आप विजिट करिएगा। तो इसमें 2021 में ग्लोबल जर्नल में ये प्रकाशित होता है कि कोविड-19 में कई डॉक्टरों और नर्सों में बर्नआउट की रिपोर्ट दी। क्यों दी? क्योंकि वे रोज़ाना मौतें देख रहे थे और उनकी अफेक्टिव एम्पैथी ने उन्हें इमोशनली ड्रेन कर दिया। समझ में आया? तो कॉग्निटिव एम्पैथी और इमोटिव एम्पैथी का या अफेक्टिव एम्पैथी का तुलना किया गया। आप देखेंगे स्क्रीन पे, देखिए प्रकृति की प्रक्रिया, उपयोग, खतरे, सब दिया, ये आप पढ़ लेंगे, वही चीज़ है, अंतर समझ में आ जाएगी। इतनी देर से वही तो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी GS4 इथिक्स में एनालिटिकल इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, वही बता रहे हैं। देखिए, केस स्टडी आती है हमें लिखने में, तो केस स्टडी में उपयोग हो सकता है इसका। जैसे पूछा जाए कि आप अफसर बनते तो क्या करते, तो आप बताएंगे ना कि तब आपको ये दिखाना होता कि आप कॉग्निटिव एम्पैथी और इफेक्टिव एम्पैथी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोच और संवेदना दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बताएंगे। और इंटीग्रिटी और कंपैशन के बीच संतुलन भी रखते हैं।
ये भी बताएंगे। जैसे अफसर को न सिर्फ सही होना है बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझकर कार्य भी करना है। ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में की कुंजी भी समझानी होगी कि हाँ देखिए हम इमोशनली इंटेलिजेंट भी हैं, तो कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव एम्पैथी मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस बनाते हैं जो किसी भी सिविल सेवक की रीढ़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करेंगे, 2 लाइन में बोलना चाहेंगे तो ये बोलेंगे कि एक अच्छा नेता या सिविल सेवक वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके यानी कॉग्निटिव, और महसूस भी कर सके यानी अफेक्टिव, या और दोनों को संतुलित रखकर एक सशक्त निर्णय लेगा वो। ठीक है, तो ये होता है कॉग्निटिव एम्पैथी और इमोटिव एम्पैथी का पार्ट। अब ये सारी चीज़ें जैसे भावनात्मक विश्लेषण, संज्ञानात्मक विश्लेषण, एथिकल विश्लेषण, ये नैतिक संघर्ष, मॉरल डिलेमा, ये सारी चीज़ें बताई है इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे एक एक लाइन सरसरी निगाह से, याद करने के पीछे मत भागिएगा। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में मैंने उसका एनालिटिकल पार्ट का क्रक्स भी दे दिया है सबका। तो जैसे मैं बोलूँ कि इम्पैथी का विश्लेषण करें, केवल इम्पैथी का विश्लेषण करें जिसमें सब आ जाएगा, तो इसमें निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, शिक्षा, नीति निर्माण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में गहराई लाता है, ये होगा। और जब सिंपैथी का जब एनालिसिस करेंगे तो सिंपैथी का दायरा सीमित है, भावना तक सीमित रहता है, व्यवहारिक समाधान नहीं देता है। वहीं इम्पैथी बहुआयामी है, यानी कॉग्निटिव है, इमोशनल है, एथिकल है के पक्षों में से जुड़ती है, इन सब सारे पक्षों से जुड़ती हुई है। और यूपीएससी एथिक्स में इसका क्या महत्व है? जनसेवा, सामाजिक न्याय और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में मूलभूत आधार बनती है। तो ये इसका एनालिटिकल क्रक्स है, आप देख लेंगे। अब सवाल ये है कि इम्पैथी का विकास कैसे होता है, हमें ये समझना है। इम्पैथी क्या होता है पता है, हम सीधे तरीके पे पाएंगे। पहला तरीका होता है कि पेरेंटिंग कैसे विकसित होता है, पेरेंटिंग यानी पालन पोषण। आपके माता पिता की सेवा कैसी रही है आपके लिए, आपको कैसा बनाया है, उनके साथ कैसा जीवन रहा है आपको, वो आपका तय करेगी अब कैसे होंगे। ठीक है, यानी बचपन ही वो जगह है जहाँ इम्पैथी की जड़ें बोई जाती है। माता पिता के व्यवहार से बच्चा सीखता है। आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के बारे में ध्यान रखिएगा। सीखता है कि बच्चों के दुख और दर्द को कैसे समझा जाए। उसी समय ये सारी चीज़ें, कौन से तरीके अपनाए जाते हैं पेरेंटिंग में? पहला है मॉडलिंग, दूसरा है नेमिंग इमोशन, तीसरा है स्टोरी टेलिंग एंड क्वेश्चंस, और चौथा है बाउंड्रीज प्लस कंपैशन। ठीक है, तो मॉडलिंग में क्या होता है? मॉडलिंग का मतलब अनुकरण। मॉडलिंग में ये होता है कि जब माता पिता खुद दयालु होते हैं तो बच्चे भी वैसा व्यवहार सीखता है। जैसे माँ किसी गरीब को भोजन देती है तो बच्चा देखता रहता है ना, तो वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी से सीखता है, सारी चीज़ ऑब्जर्व करता है, देखता है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या जो करेंगे हम वही सीख लेंगे। दूसरा है नेमिंग इमोशंस, भावनाओं को नाम देना। जैसे बच्चा जो है गुस्से में पेज फाड़ दे, किताब फाड़ दे, तो माँ उसको बताती है देखो तुम गुस्सा कर रहे हो, तो बच्चा कहता है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ? तो बोलते हैं तुम गुस्सा कर रहे हो। वो गुस्सा कर रहा था लेकिन उसको नाम नहीं पता होता, वो उस भावना को पहचान नहीं पाता है। तो उसको बोला जाता है कि नहीं देखो बच्चा तुमको गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा कहते हैं। ओ, तो बोलता है ओ इसको गुस्सा बोलते हैं, ठीक है ये याद हो गया, इसको गुस्सा बोलते हैं। ठीक है, तो और स्टोरी टेलिंग और क्वेश्चन वाला तरीका, वैसे माँ बाप कहानी सुनाते हैं फिर लास्ट में पूछते हैं ना बच्चे तुमने इससे क्या सीखा, और कोई क्वेश्चन पूछना है इस कहानी में तो पूछ लो, तो उस तरीके से वो सीखता है। भावनात्मक चीज़ें आप बोल देंगे कि पूछ लो इसमें से, तो आप बताएंगे देखो यहाँ पे एक कहानी सुनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसी से गुस्सा है तो बताएंगे देखिए यहाँ पे उसने गुस्सा किया, इसको गुस्सा बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और बाउंड्रीज प्लस कंपैशन, ये सिखाना कि अपनी भावनाओं को तो समझो ही, दूसरों की भावनाओं को भी सुननी चाहिए। ठीक है, ये सिखाना उनको, और उनकी अपनी सीमा भी बताना, ये सिखाते हैं। इस पर रिसर्च भी हुई है। अब रिसर्च पेपर का नाम बता देता हूँ, अगर आपको पढ़ना हो या रिसर्च पेपर पढ़नी हो तो रिसर्च पेपर पे जाके पढ़ सकते हैं। रिसर्च पेपर का नाम है पेरेंट्स रोल इन फोस्टरिंग एम्पैथी इन अर्ली चाइल्डहुड, जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री 2021। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर आप जाके पढ़ सकते हैं इसको। और रिसर्च पेपर का क्रक्स ये है, एक लाइन में बोलूँ तो, एम्पैथेटिक पेरेंट्स रेज इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, यानी ये कि जो समानुभूति वाले पेरेंट्स हैं जो ये भावनाएं रखते हैं, वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे तैयार करते हैं। ठीक है, ये होगा। और स्कूल कॉलेज की क्या भूमिका है?
जैसे विद्यालय और कॉलेज में वो जगह है जहाँ बच्चों की सामाजिक दुनिया से जोड़ने की ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। सोशल लाइफ कैसे होती है, कौन होते हैं, उसकी ट्रेनिंग उनको मिल जाती है वहीं पे। कैसे, तरीके क्या है? पहला तरीका है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में पाठ्यक्रम में जो है नैतिक कहानियाँ, संवाद और नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस शामिल होता है। ये सारी चीज़ें कहानियों से, संवाद से, बातचीत से, नैतिक शिक्षा से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ग्रुप डिस्कशन और ड्रामा से बोला जाएगा कि आप एक अंधे व्यक्ति का नाटक करो, ठीक है, हम उसकी जगह पे रख के देखो, रोल प्लेइंग करवाएंगे, ठीक है। इससे वो भावनाएं महसूस करते हैं कि अंधा व्यक्ति होगा तो कैसा महसूस करेगा। आपके आँख को पट्टी बांध दिया जाए एक हफ्ते तक तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे, तो उसकी स्थिति समझ में आएगी। कम्युनिटी प्रोजेक्ट मतलब वृद्धाश्रम या अनाथालय जाकर काम करने से छात्र दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग। बच्चों को सिखाना कि गुस्से की जगह जो है बातचीत की कैसे की जाए। जब गुस्सा है तो बातचीत करनी चाहिए, नहीं कि भिड़ जानी चाहिए, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल कॉलेजेस में, ये भूमिका होती है उनकी। पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्टिविटीज़, अगर तुम एक शरणार्थी होते तो कैसा लगता है, ये बताया जा चुका है, ये भी काम आता है। अब इस पर भी रिसर्च पेपर हुई, पब्लिश हुई है। रिसर्च पेपर का नाम आइजनबर्ग एट अल 2010, द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी इन चिल्ड्रेन, ये रिसर्च पेपर का नाम है। मैं एक लाइन में बता देता हूँ रिसर्च पेपर का क्रक्स क्या है। स्कूल एनवायरनमेंट दैट इनकरेज ओपन डिस्कशन एंड रिस्पेक्ट प्रमोट एम्पैथी फास्टर देन कम्पिटिटिव वंस। इसका मतलब ये बच्चों के बीच प्रतियोगिता करने से ज़्यादा बेहतर है, उस ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए इनकरेज करिए आप, उनको इन्वायरमेंट, स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, ना कि एक दूसरे में प्रतियोगिता यानी द्वेष भावना उनके में न बन जाए। कंपटीशन से क्या होता है, अच्छे खासे दोस्त अपने में कंपटीशन करने लगते हैं तो एक हीन भावना पैदा हो जाती है, ये देखा जाता है। वहीं अगर ओपन डिस्कशन रख दिया जाए, सामने से बातचीत करने में रख दिया जाए, तो खुल के अपने बातें करते हैं। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, ये कंपटीशन वाले तरीके से। ये रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था। जैसे मीराबाई का एक कथन है उन सब चीज़ों पे, वो कहती थी कि जो दूसरन दुख देत है तिनका कबहू न होए भला। भाषा समझ में आ गई, जो दूसरों को दुख देता है उनका कभी भला नहीं होता है, जो वो कह रही थी। सुनने समझने में तो काफ़ी आसान लगता है, बहुत ही लगता है कॉमन है, तो हमेशा ही बोला जाता है, लेकिन इसका मीनिंग तो गहरा ही है। तो भावनात्मक चेतना ही एम्पैथी की आत्मा है, ये कहना चाहती थी मीराबाई। अब हम कुछ रिसर्च की बात करेंगे। देखिए, कुछ रिसर्च हुई है जो ये दर्शाते हैं कि समानुभूति विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कार्य करती है और इसका क्या प्रभाव होता है। तो पहला है सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में समानुभूति की भूमिका। इस पर रिसर्च हुई है, रिसर्च होने के बाद ही बताया गया। तो एक MC गिल यूनिवर्सिटी है, उस अध्ययन में पाया गया कि जब लोग कल्पना करते हैं कि वे किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में है, तो मतलब पर्सपेक्टिव टेकिंग वाला, तो उनकी मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है दूसरों की स्थिति में देख के। यह दर्शाता है कि एम्पैथी को बढ़ावा देने के लिए कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, ये वाली भावना। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने पाया कि अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोग अन्य सामाजिक संज्ञानात्मक कार्यों में कमी के बावजूद भावनात्मक समानुभूति बनाए रखते हैं और कभी कभी उसमें वृद्धि भी होती है। मतलब ये कि अल्जाइमर का जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो सारी चीज़ें भूल भले जाए, लेकिन उसमें जो भावनात्मक समझ है ना वो नहीं जाता, वो इमोशनली हो जाएगा और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जाता नहीं है उसका, यही बताने की कोशिश की है। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल में समानुभूति बढ़ती है, कार्यस्थल में समानुभूति बढ़ती है, ये सब भूमिका होती है उनकी। कार्यस्थल में समानुभूति देखिए, उसमें क्या होता है कि एक कंसल्टेंट EY US कंसल्टिंग के अध्ययन के अनुसार 86% जो है कर्मचारियों का मानना था कि समानुभूतिपूर्ण नेतृत्व जो है मनोबल को बढ़ाता है, मोटिवेटेड करता है, और 87% का कहना था कि समानुभूति एक समावेशी वातावरण बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। एक इन्वायरमेंट वैसा हो, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, तो लोग अपनापन महसूस करते हैं, लोग थोड़ा मोटिवेट होकर काम करते हैं। और शिक्षा में समानुभूति यानी फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च माध्यमिक छात्रों के बीच समानुभूति अध्ययन में जुड़ाव
को बढ़ाती है और अध्ययन थकावट को कम करती है। पढ़ते पढ़ते थकते हैं ना, वो कम कर देती है और लोग एक दूसरे के बीच जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें छपी हुई है। एआई और समानुभूति और पर्यावरणीय समानुभूति, इसमें यह देखा गया है कि इकोलॉजिकल एम्पैथी पर शोध हुआ है। तो रिसर्च हुई, तो रिसर्च पे पता चला कि प्रकृति के जो नेचर के प्रति समानुभूति रखने वाले लोग हैं पर्यावरण संरक्षण व्यवहारों में अधिक संलग्न होते हैं, जैसे रिसाइकलिंग और पर्यावरण संगठनों का समर्थन करना। इसमें आप सोनम वांगचुक का जो है नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी तो उनका नाम बहुत ज़्यादा विवाद में हो गया, उन पर सेडिशन विडिशन लग गया है। अगर आपको पास वगैरह होना है वो तो आप कोशिश करेंगे इनका नाम मत लिखिएगा, अभी तो नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो ये बहुत शानदार व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाने वाले, तो गवर्नमेंट के पार्ट बनने के लिए आपको जिस पे जो जो विवादित लोग नहीं हैं उनका नाम लिखना चाहिए। अगर ये केस जो इनके ऊपर लगा हुआ है पूरी तरीके से बेबुनियाद हो जाता है, साबित नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ससम्मान बाहर आते हैं, तो आप पेपर पढ़ते रहिएगा, नाम लिख सकते हैं आराम से। अब रिसर्च पेपर जो इम्पैथी का जो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं अभी जो ऊपर हमने पढ़े हैं बहुत सारे, उसका एनालिटिकल पार्ट क्या है, एनालिसिस, उनका एनालिटिकल पार्ट विश्लेषण पक्ष हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला विश्लेषण पक्ष है कि शोध से ये सिद्ध होता है कि इम्पैथी सिर्फ भावना नहीं है, ये व्यवहार को भी बदलती है, यानी बिहेवियर में चेंज लाती है। जैसे डॉक्टर मरीज से सहानुभूति दिखाता है तो मरीज जल्दी ठीक होता है। अगर शिक्षक इम्पैथिक होता है तो विद्यार्थी जो है स्ट्रेस फ्री होकर बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इम्पैथी केवल सोचने का तरीका नहीं है, यह एक्शन ओरिएंटेड मेंटल कैपेसिटी है जो लोगों की ज़िंदगी को ठोस बदलाव लाती है लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है। और दूसरा, चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या सीईओ, शोध बताते हैं कि सफल लीडर वही होते हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस इम्पैथी हो। ठीक है। जो डेनमार्क में जो है इम्पैथी आवर लाकर बुलिंग को घटाया गया था। अब डेनमार्क जो कंट्री है वहाँ पे इम्पैथी आवर लाया गया है। उस बीच क्या होता है, इम्पैथिक आवर में लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। इससे क्या हुआ, बुलिंग कम हुई, क्योंकि इम्पैथिक आवर के टाइम पे सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, तो जो जुड़ाव होता है उनका, तो एक दूसरे को बुलिंग क्यों करेंगे। बुलिंग तभी होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है बहुत ज़्यादा। तो इम्पैथी केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि प्रभावशील नेतृत्व का हथियार है। इसमें वर्क प्लेस हार्मोनी और ट्रस्ट बनता है। तीसरा क्या है, व्यावहारिक नीति और प्रशासन में सुधार होता है। शोध में साफ है कि इम्पैथी आधारित दृष्टिकोण से बेहतर प्रशासन किया जाता है। जैसे केरला का इम्पैथिक करिकुलम प्रशासनिक रूप से प्रभावी है। डॉक्टर्स में इम्पैथी बढ़ाना हेल्थ सर्विसेज की गुणवत्ता में इजाफा करना होगा। तो इम्पैथी जो है प्रशासनिक नीति में शामिल हो, तो अगर इम्पैथी प्रशासनिक नीति में शामिल होता है तो जनता और व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ाता है। चौथी बात, एमसीगिल यूनिवर्सिटी में रिसर्च दिखाते हैं कि इम्पैथी जो है मेंटल इलनेस में राहत देती है, खासकर डिप्रेशन और लॉनलीनेस में। तो विश्लेषण पर क्या है, इम्पैथी एक सामाजिक सपोर्ट सिस्टम बनाती है जो मानसिक भावनात्मक सुरक्षा देता है। ये विश्लेषण पक्ष है इनका। संघर्ष में समाधान देता है। इम्पैथी के माध्यम से हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर टकराव टाल सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव टेकिंग से इंटरनेशनल रिलेशन में तनाव घटाए जा सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, इसमें क्या किया जा रहा है, पीस बिल्डिंग ग्रुप सिंपैथी ट्रेनिंग पर काम हो रहा है। इससे लोग जो है लड़ाई उड़ाई कम करें, ना बने, डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ ये काम करता है, ऐसा विश्लेषण है इसका। तो इम्पैथी सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और वार्ताओं में बेहद उपयोगी है। यह डायलॉग और इंक्लूजन यानी समावेश को जन्म देती है, सबको साथ लेकर चलने की। ये शिक्षा का नया आधार भी है। जैसे भावनात्मक शिक्षा, इमोशनल लिटरेसी आपकी सिर्फ कोर्स नहीं है बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा बन रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पैथेटिक है तो लोग आपको बेहतर मानते हैं, आपके कैरेक्टर कहेंगे गुड कैरेक्टर का है। तो इम्पैथी केवल व्यवहार नहीं बल्कि कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता और न्यायप्रियता को बढ़ावा देती है।
अब हम इन सबको पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे तो ये बोलेंगे कि एम्पैथी इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग ऑफ अदर्स, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंगफुल लीडरशिप एंड कंपैशनेट सोसाइटी। तो इसका मतलब ये है कि जो एम्पैथी है दूसरों के प्रति केवल भावना तक सीमित नहीं है, या भावना के बारे में नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंगफुल लीडरशिप और जो एक भावनात्मक पूर्ण जो है करुणामय सोसाइटी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमें समझना है। अब हमको ये समझना है कि एम्पैथी और PYTY दया में क्या अंतर है। ठीक है, एम्पैथी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सामने वाले के दर्द, स्थिति और भावनाओं को समझना और खुद को उसकी जगह रखकर महसूस करना, ये है एम्पैथी, यानी डीपर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, गहरा जुड़ाव, ये होता है एम्पैथी। उसे अब PT के बारे में समझना, मेन इसी को समझना है। तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को बेचारा समझना, ये स्क्रीन पर देखेंगे, सामने वाले को बेचारा समझना और ऊपर से केवल सहानुभूति प्रकट करना पर अंदर से दूरी बनाए रखना। आसानी से समझ में आ रहा होगा क्या होगा, मतलब सरफेस लेवल सिंपैथी बनाए रखते हैं ऊपर से। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एम्पैथी वाला अगर एग्जांपल लें तो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो तारे ज़मीन पे ईशान नाम का लड़का रहता है, उसे डायलेक्सिया रहता है। तो डायलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं बच्चे, चीज़ें समझ नहीं पाते जल्दी। तो जो उसको लोग पीटते हैं, ईशान को पीटते हैं, लेकिन आमिर खान जो है टीचर है उसे समझते हैं, उसके मानसिक स्थिति को खुद अपने स्तर पर रख के देखते हैं कि अगर मैं होता तो कैसा लगता, तो क्रिएटिव तरीके से उसकी मदद की। तो ये एम्पैथी है, भावना तो है और मदद भी की। और PT का एग्जांपल क्या है, जैसे बच्चे में ईशान जो है स्कूल में उस बच्चे को देखकर लोग कहते हैं बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ये वाली भावना। अब होना तो ये चाहिए कि आप अगर उसको बेचारा समझ रहे हो तो उसके साथ खेले कूदे, उसको मोटिवेट करें, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं लोग, बस बोलते हैं बेचारा, पर कोई उसके साथ खेलने या बात करने नहीं आता, मतलब खेलने भी नहीं जाते, बात भी नहीं करना, दूर दूर से कहते हैं बेचारा। तो ये PT है। दया मतलब बोल तो रहे कि हाँ बहुत बेचारा है, लेकिन मदद नहीं करना चाहते, तो ये दया है। तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस इसका एग्जाम्पल है इन सब चीज़ों में। तो एम्पैथी वाला एग्जांपल होगा कोविड-19 के लॉकडाउन में माइग्रेंट क्राइसिस जब हुआ था, तो एक IAS अधिकारी थी सोनल गोयल ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि हज़ारों मजदूरों जो है इधर उधर जा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी, तो उनके लिए राशन, यात्रा की सुविधा की व्यवस्था करी। ठीक है, और उन्होंने कहा भी कि हमारे जैसे लोगों को उनके दर्द को समझना होगा, न कि केवल दया दिखानी होगी। तो ये एम्पैथी का उदाहरण है। वहीं PT का एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस 2021 में क्या हुआ, छपता है कि कई नेता जो है झुग्गियों में गरीबों के साथ खाना खाते हैं, पर बाद में कोई फॉलोअप या पॉलिसी परिवर्तन नहीं करते। तो ये PT का उदाहरण बन जाएगा, दिखावे वाली दया। मतलब आप लोग देखते होंगे ना, जब चुनाव ना होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दलित के घर जाके खाना खाएंगे, हम दलितवासी है, दलितों का दर्द समझते हैं, मतलब जाके वहाँ पे खाना पीना, उनका राशन भी खा जाते हैं और उसके बाद कुछ उनके लिए करते भी नहीं है। तो ये PT का एग्जाम्पल है, समझ में आया? तो इसका मुख्य डिफरेंस अगर अंतर समझना चाहें तो हम बोलेंगे कुछ भी पैरामीटर्स में, जैसे मनोस्थिति के स्तर पे हम देखेंगे तो एम्पैथी जो है सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना है, ये आप जानते हैं, और PT जो है सामने वाले को बेचारा समझना है मनोस्थिति के स्तर पे। मनोस्थिति मतलब आपके मनोस्थिति के स्तर पे। और दृष्टिकोण के स्तर पे देखेंगे तो एम्पैथी जो है बराबरी का मामला है, बराबर में समझता है, और PT जो है अपने आप को बेहतर और सामने वाले को तुच्छ, होता है ना कि कितना बेचारा है यार, तो अपने आप को बढ़िया समझ रहे हैं, उसको बेचारा समझ रहे हैं, तो ऊपर नीचे का फर्क हो गया ना। और एक्शन के मामले में एम्पैथी जो है मदद करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, और वहीं PT क्या करता है, केवल भाव दिखाता है, और जब एक्शन की बारी आती है तो निष्क्रिय रहता है। तो एम्पैथी का एग्जाम्पल क्या होगा, आपदाओं में खुद ज़मीनी स्तर पर मदद करना, और एम्पैथी का एग्जाम्पल होगा कि आपदाओं में खुद ज़मीन पर स्तर पर मदद करना, और PT में होगा कि ये वाली भाव कि कितना दुखी है यार कह के आगे बढ़ जाना। बस आप ये बोलेंगे कि अरे ओ माय गॉड हाउ मच दे, कितना दुखी है, सैड है, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे बोल के, ये होता है PT। तो एम्पैथी एक फाउंडेशनल वैल्यू है और पॉलिसी मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट और सोशल सर्विस में अनिवार्य है। और एम्पैथी
पीटी सिर्फ सतही व्यवहार है, यह डिसीजन मेकिंग या जन कल्याण में असरदार नहीं है। समझ में? अब हमको ये समझना है, ये लास्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि नया दिखेगा अब इसको। इमोशनल कंटेजियन यानी भावनात्मक नकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी आपको एक फिल्म का सीन भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। फिल्म का सीन दिखाना ज़रूरी है। तो इमोशनल कंटेजियन का मतलब का परिभाषा यह है कि जब एक इंसान की भावना बिना बोले या सोचे दूसरे इंसान में फैल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई संक्रमण। तो भावना कौन सी? डर, खुशी, गुस्सा इत्यादि, ये डर फैल जाए बिना बोले और बिना सोचे। तो ये कैसे होता है? ये एक अचेतन यानी अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें कॉन्शियस होकर नहीं जाता, अनकॉन्शियस होता है। अब यानी हमें पता भी नहीं चलेगा हम सामने वाले के मूड से कब प्रभावित हो गए। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। जय भीम मूवी याद है? उसमें क्या होता है, क्या होता है कि जब पुलिस स्टेशन में एक आदिवासी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, आपने उस लॉकअप वाला सीन देखा होगा, कुछ आदिवासियों को ले जाकर पीटा जाता है राजा कन्नू। तो आदिवासी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है और दूसरे कैदी उसे रोते बिलखते देख रहे होते हैं, तो वे भी डर जाते हैं और असहायता से कांपने लगते हैं। तो ये इमोशनल कंटेजियन का उदाहरण है, यानी डर फैल गया उनके अंदर। अब मैं आपको वो सीन दिखाऊंगा। अब वो सीन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा था। देखिए, ये आपको सीन ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मार रहा है, ये डर रहा है। तो ये जो डर फैल गया ना, उसको देख के बस यही समझाना था। ठीक है, एक को मारा तो वो डर उसके अंदर फैल गया। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं इमोशनल कंटेजियन का सब कॉन्शियस लेवल पे, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है क्लासरूम का, टीचर्स का मूड। अगर एक टीचर जो है बहुत उत्साहित होकर पढ़ाएगा तो बच्चे भी सीखने में उत्साहित हो जाते हैं। तो टीचर अगर चिड़चिड़ा हो तो पूरी क्लास सुस्त और डरपोक हो जाती है। ठीक है, अगर उत्साहित होकर पढ़ाएगा तो वो भी उनके अंदर भी जाएगा कि हाँ यार टीचर एक्साइटेड है तो हम भी पढ़ेंगे। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव इमोशनल कंटेजियन और पॉजिटिव इमोशनल कंटेजियन। तो नेगेटिव इमोशनल कंटेजियन में का एग्जांपल इस तरीके से समझिए एग्जांपल से कि कोविड-19 के समय जो हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर और नर्स परेशान या घबराए दिखते हैं तो मरीज भी घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल कंटेजियन नेगेटिव इमोशनल कंटेजियन का एग्जांपल था कि डॉक्टर डर रहा है तो मरीज भी डर ही जाएगा। पॉजिटिव का क्या है, जैसे एक डॉक्टर ने हर बाढ़ पीड़ित को दिलासा देकर, एक बार बाढ़ आया किसी जगह तो डॉक्टर जो है हर बाढ़ पीड़ित को दिलासा देकर शांत होकर उनका इलाज कर रहा है। तो धीरे धीरे बाकी टीम में भी शांति और भरोसा फैलेगा। जो डॉक्टर्स की टीम है और जो मरीज है उनमें भी जो इस तरीके का शांत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये पॉजिटिव इमोशनल कंटेजियन का एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब एक मूवी और है, आपने देखा होगा इनसाइड आउट। ये एक कार्टून वाली मूवी है, नेट पे सर्च करिएगा, फिल्म का नाम है इनसाइड आउट। तो इस मूवी में दिखाया ये गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है भावनाएं यानी जॉय, सैडनेस उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तो ये भावनात्मक संक्रमण को शुद्ध रूप से दर्शाती है ये फिल्म, माने इमोशनल कंटेजियन को एकदम क्लियर कट समझाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे होता है, ये संक्रमण ये कैसे फैलता है, इसके पीछे का ब्रेन साइंस समझना होगा। तो ये न्यूरो साइंस में आता है, आपके ब्रेन न्यूरॉन के समझने का मामला। तो आपने एक मिरर न्यूरॉन्स के बारे में सुना होगा, तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होगा।
ये हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगेगा। तो ये आप मुस्कुराए सामने वाला मुस्कुराने लगा, इसको बायोलॉजिकल मिमिक्री भी कहते हैं। है, ये बायोलॉजिकल मिमिक्री ही तो है कि आप हंस रहे हैं सामने वाला भी हंसने लगा। और ये इसके पीछे का न्यूरॉन्स किस तरीके से काम कर रहा है? मिरर न्यूरॉन्स है। मैंने आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। उन न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन्स काम करता है, मिरर न्यूरॉन्स, जो इमोशनल कंटेजियन को का आधार है, ठीक है। तो इस कारण से बेस, आप तो अब साइंस भी समझ गए, पीछे का एथिक्स तो समझे ही, उसके पीछे का साइंस भी समझ गए कि कैसे जो है ये भावनात्मक संक्रमण होता है। तो अगर ये हो, अगर ये, अब आपको इमोशनल कंटेजियन पढ़ाने का क्या मतलब था? ये महत्व तो रखेगा ना। तो क्या महत्व रखता है? प्रशासन में इसका बहुत महत्व है। जैसे कोई डीएम वगैरह है, अपने कर्मचारियों, अगर डीएम पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है, तो जो उनके कर्मचारियों में भी सकारात्मकता फैलेगी। लीडरशिप में अगर एक नेता जो है अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट रखे, खुद भी ईमानदार रहे, तो क्या होगा? वो इमोशनल जो कंटेजियन है वो फैलेगा, उनमें संक्रमण फैलेगा, तो वो भी उस तरीके के रहेंगे। विद्यालय और शिक्षा, शिक्षक की भावना, अगर टीचर बढ़िया है, बेहतर है, अगर वो प्रोएक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है, सीख, ऐसा उसके अंदर भूख दिख रही है कि मैं क्या 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 बच्चों को बता दूँ, तो सीखने की भावना जो है उस संक्रमण उन स्टूडेंट्स में जाएगा, वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। और जनता और नीति, पॉलिसी मेकिंग, अगर लीडर, देश का जो प्रधान सेवक है, वो बेहतर होगा, तो वो भी कनेक्शन बनाएंगे उनके साथ। और प्रधान सेवक ही झूठ बोले, फालतू टाइप की हरकतें करे, उल्टा सीधी बातें करे, उलझुल, तो समझ सकते हैं जनता में क्या भावना जाएगी, बताने की जरूरत नहीं। तो इम्पैथी और इमोशनल कंटेजियन का अंतर अगर हम करेंगे, तो प्रोसेस के स्तर पे देखेंगे, तो इम्पैथी जो है जानबूझकर समझना है, समझना तो पड़ेगा इम्पैथी। और इमोशनल कंटेजियन क्या है? अचेतन रूप से भावना फैलती है। उदाहरण के लिए एम्पैथी में किसी की तकलीफ में साथ देना ये होता है, और इमोशनल कंटेजियन में किसी की तकलीफ को देखकर खुद भी दुखी हो जाना, ये होता है इमोशनल कंटेजियन। बिना सोचे बिना बोले अचेतन स्तर पे, सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाएगा। नियंत्रण, कंट्रोल, इम्पैथी में नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल कंटेजियन में अक्सर सोता होता है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अपने आप ही कंट्रोल होगा, अपने आप ही जाएगा आगे, ठीक है। तो हमारी भावना अकेले नहीं रहती, वो दूसरों में जाती है। निष्कर्ष रूप में ये बोलेंगे कि हमारी भावना जो है अकेले नहीं रहती, दूसरों में भी जाती है और समाज का माहौल भी बनाती है। इसलिए पॉजिटिव इमोशनल कंटेजियन फैलाना ज़रूरी है। मुस्कुराहट, साहस, करुणा और संवेदनशीलता, इसके ज़रिए हमें अपना भावनाओं को फैलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। PDF 150 रुपये में है, और आपको सारा एक बार में बल्क में डाउनलोड कर लीजिए अगर चाहिए तो। मतलब चाहिए कि पढ़ना होगा, ये इतनी आसान लैंग्वेज में दिया है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई याद करने रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। भारी एग्जाम्पल नहीं दिए, बिल्कुल सान, और सारे साइंस, न्यूरो साइंस से जोड़ के बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें करके मिली हुई है। नंबर भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस।